आज सूर्यदेव भी कुछ आशंकित से थे। वो जानते थे कि उनके उदय और अस्त के बीच भारत के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। पलासी के युद्ध से जन्मे कई प्रकार के असंतोष ने आज 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक बार फिर दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सिराज के खून सने ताज धारण कर मीर जाफर अधिक समय तक अंग्रेजों के आंखों के तारे नहीं रह सके। एक तो वो अंग्रेजों की आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, वहीं बंगाल के शासन व्यवस्था पर भी उनकी पकड़ बेहद ढीली पड़ रही थी। ऊपर से सिराज की हत्या ने जनता में उनकी छवि को एकदम नकारात्मक बना दिया था। साथ ही जाफर गुपचुप तरीके से अंग्रेजों के दुश्मन डचों से भी संपर्क स्थापित कर रहे थे। इसलिए अंग्रेज एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन्हें अकूत धन दे सके और उनकी मांगों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करे। और इस कार्य के लिए मीर जाफर के दामाद मीर कासिम अंग्रेज को सबसे अधिक योग्य और आकर्षक लगे। मीर कासिम ने नवाब बनने के बदले अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जैसे उपजाऊ जिले देने का वादा भी किया और अंग्रेजों ने मीर जाफर पर प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाकर उसे हटा दिया और मीर कासिम को नया नवाब नियुक्त कर दिया। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीर कासिम अंग्रेजों की किसी भी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर सके। महत्वाकांक्षी मीर कासिम को अपने ससुर की तरह कठपुतली नवाब नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शासक बनने की चाह थी। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के दखल को खत्म करने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दी। व्यापार को टैक्स फ्री कर दिया। साथ ही अपनी सेना का रिफॉर्मेशन भी अंग्रेजी तरीके से करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के लिए तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी बात हो गई। कासिम अपेक्षा के ठीक विपरीत आचरण प्रस्तुत कर रहे थे। फलस्वरूप मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हो गया। गिरिया की लड़ाई, सूटी की लड़ाई, मुंगेर की लड़ाई और उधवा नाला की लड़ाई, इन 4 लड़ाइयों ने कासिम को इतना तो समझा ही दिया कि वो अकेले अंग्रेजों से जीत नहीं सकते। और अंग्रेज भली भांति यह समझ गए कि मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर ही था, जो हमेशा उनकी जायज नाजायज मांगों की पूर्ति हर संभव तरीके से किया करता था। इसलिए कलकत्ता स्थित ब्रिटिश परिषद ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया और नवाब नवाब खेलते हुए अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। इधर लगातार हार के बाद मीर कासिम को जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण लेनी पड़ी। वहां दिल्ली के बादशाह शाह आलम दूसरे पहले ही मौजूद थे। कासिम की हालात ने उन दोनों को अपने भविष्य के प्रति बुरी तरह आशंकित कर दिया। मुगल बादशाह तो पहले ही शक्तिहीन हो चुके थे। बंगाल की सीमा अवध से लगती थी, इसलिए शुजाउद्दौला को लगता था कि अब बंगाल के बाद उन्हीं की बारी है। यहाँ तीनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस अंग्रेज नामक कांटे को बाहर निकालने का फैसला कर लिया। और इसी फैसले के तहत 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर के मैदान में गंगा नदी के किनारे एक तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 8000 अंग्रेजों की सेना तो दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की 40 से 60 हजार की संयुक्त सेना खड़ी थी। भारतीय इतिहास में यह युद्ध इसलिए भी विशेष है कि एक विशाल सेना को बहुत कम अंग्रेज सैनिकों ने बेहतर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी से कुछ ही घंटों में धूल में मिला दिया। भारतीय सैनिकों में स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन की भारी कमी थी। मिर्जा नजफ खान शाही सेना के दाएं भाग का नेतृत्व कर रहे थे। समरू, जो एक यूरोपीय भारे का सैनिक था, मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कर रहा था। पहला हमला मिर्जा नजफ खान ने किया।
शुरुआती हमला संख्या बल के कारण काफी जोरदार था, लेकिन ब्रिटिश तोपखाने की सटीकता और सैनिकों के बेहतर अनुशासन ने इस हमले को प्रभावी ढंग से रोका और प्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों ने आर्टिलरी का बेहतर इस्तेमाल कर संयुक्त सेना में तबाही मचा दी। जैसे जैसे भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में हताहत होते गए, उनके मनोबल में कमी आती गई। सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। मीर कासिम जानता था कि पकड़े जाने पर उसे गंभीर दंड दिया जाएगा, इसलिए जैसे ही संयुक्त सेना की हार सुनिश्चित हुई, मीर कासिम ने मैदान छोड़ दिया। पीछे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी पश्चिम दिशा की ओर भाग गए। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भागने के बजाय अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा। आत्मसमर्पण के बाद वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। मुगल सम्राट जो कभी भारत के सर्वोच्च शासक होते थे, अब अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गए और इस नए बदलाव ने भारत में मुगल बादशाह की रही सही शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों को ही धूल में मिला दिया और यहाँ भारत शासन का एक अध्याय का अंत और दूसरे का आरंभ हो रहा था। ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन विलियम फॉर्स्क्यू के अनुसार जहां 847 अंग्रेज सिपाही मारे गए, वहीं 8 से 10 हजार भारतीय सिपाहियों की जान गई और लगभग 6,000 भारतीय सिपाही बुरी तरह घायल हुए। इस युद्ध ने ब्रिटिश सैनिकों की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के संरक्षण में आना स्वीकार कर लिया। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के रूप में बादशाह को देने का वचन दिया। शुजा-उद-दौला अंग्रेजों के आश्रित बन गए और अवध एक बफर स्टेट बन गया। मीर कासिम गरीबी और गुमनामी में भटकते रहे। उनकी मृत्यु 8 मई 1777 ईस्वी को ड्रॉपसी यानी जलोदर नामक बीमारी से हो गई। अपने अंतिम दिनों में वह इतने गरीब हो गए कि अपने अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार का खर्च उनकी एकमात्र बची हुई संपत्ति सॉल को बेचकर उठाया गया था। अंग्रेज कानूनी रूप से शासक की भूमिका में आ रहे थे। फिलहाल के लिए बंगाल के रेवेन्यू कलेक्टिंग का काम खुद के पास रखकर एडमिनिस्ट्रेशन का काम नवाबों के लिए छोड़ दिया। मगर अंग्रेजों के दोनों हाथों की लूट और भारतीय राजाओं और नवाबों के आपसी फूट से यह धरती ऐसे रूठ गई थी कि आने वाले समय में बंगाल में एक ऐसा भीषण अकाल का आगमन होने जा रहा था जो भारतवर्ष के लिए महाकाल बनकर आने वाला था। जहां पलासी और बक्सर दोनों लड़ाइयों में दोनों पक्षों को मिलाकर भी लगभग 14-15 हजार लोगों की जान गई थी, वहीं इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग भूख, कुपोषण और बीमारियों के कारण मारे गए। बंगाल के गांव दूर दूर तक निर्जन हो गए थे। आदमी तो क्या, कुत्ते बिल्ली तक गांव घर छोड़ रहे थे। बक्सर से बंगाल के महान अकाल का हाल जानने से पूर्व वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी आंखों को आराम दें, क्योंकि बंगाल का हाल आपकी आंखों को नम कर देगी। तब तक अपना ख्याल रखें।